एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एकदम इजी लैंग्वेज में एंड एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले समझते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। अगर आपको ये पार्ट क्लियर हो गया ना तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स समझ में भी आ जाएंगे, याद भी हो जाएंगे। देखो, मनी मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मेच्योरिटी का पीरियड 1 साल या उससे कम होता है। अगर हम प्रिसाइजली बोले तो 364 डेज या उससे कम। तो अगर हमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करना तो हम बोल सकते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मेच्योरिटी का पीरियड 1 साल या उससे कम होता है। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं? ये डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। डेट का मतलब होता है लोन, यानी कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को इशू करके गवर्नमेंट, बैंक, कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सब हमसे लोन लेते हैं, हमसे लोन की फॉर्म में पैसा रेज करते हैं। यहाँ पे ओनरशिप सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर्स नहीं आते हैं, बिकॉज जो ओनरशिप सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी मेच्योरिटी का पीरियड या तो लंबा होता है लाइक 10 ईयर, 20 ईयर, या फिर उनका कोई फिक्स मेच्योरिटी का पीरियड होता ही नहीं है। बट यहाँ पे हमने बात की है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जिनकी मेच्योरिटी 1 साल के अंदर ही हो जाए। तो ऐसे में जो ओनरशिप सिक्योरिटीज़ हैं वो मनी मार्केट का पार्ट नहीं होती हैं। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड डेट इंस्ट्रूमेंट। इन 2 पॉइंट को आप किसी भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हो। नेक्स्ट, क्या पर्पज़ होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के पीछे? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के पीछे पर्पज़ ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, बैंक है, कंपनीज हैं, वो अपनी शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया के गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए लाइक 6 मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए पैसे चाहिए। तो ऐसे में वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करके मार्केट से पैसे रेज कर सकती है। ऐसे ही कंपनी को अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए तो वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है। नाउ कौन कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं? देखो, वैसे तो बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, हम सबको डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इनको मैंने कैटेगराइज किया इशूअर के बेस के ऊपर कि कौन इनको इशू करता है। गवर्नमेंट कौन कौन से इशू करती है? ट्रेजरी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल। बैंक्स एंड कॉर्पोरेट कौन कौन से इशू करते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल। इंटर बैंक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जब एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है किसी इंस्ट्रूमेंट को इशू करके तो वो होता है कॉल मनी एंड रेपो एग्रीमेंट, यानी कि रीपर्चेज एग्रीमेंट। और मनी मार्केट फंड, यानी कि जो म्यूचुअल फंड मनी मार्केट में इन्वेस्ट करे। अब 1 बाय 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा एंड डेट इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ये दोनों पॉइंट तो आपको हर में डालने हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इशू करती है अपने सेंट्रल बैंक के थ्रू, यानी कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट टी बिल इशू करेगी तो किसके थ्रू करेगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू करेगी। क्यों करती है? ताकि अपनी शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। देखो, कई बार गवर्नमेंट को बहुत थोड़े से पीरियड के लिए पैसा चाहिए होता है, लाइक किसी प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्ट करना है। उसने बजट में प्लान किया था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे में गवर्नमेंट को पैसे चाहिए ना, और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टी बिल इशू करेगी और मार्केट से पैसा ले लेगी और उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देगी। इनकी मैच्योरिटी का पीरियड 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज का होता है। वैसे हिस्ट्री में 14 डेज के लिए भी टी बिल इशू किया जा चुका है इंडिया में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी पीरियड के लिए हो। रिस्क फ्री होते हैं बिकॉज गवर्नमेंट इनको इशू कर रही है, कोई इंटरेस्ट की पेमेंट इनके ऊपर नहीं होती। इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती तो रिटर्न कैसे आता है? देखो, टी बिल की एक फेस वैल्यू होती है, यानी कि जब ये मैच्योर होगा तो इन्वेस्टर को इतने पैसे मिलेंगे। एक इनका डिस्काउंटेड प्राइस होता है जो इन्वेस्टर को पे करना होता है इन टी बिल को खरीदने के लिए, इन टी बिल में इन्वेस्ट करने के लिए। जो डिस्काउंटेड प्राइस होता है वो फेस वैल्यू से कम होता है, यानी कि ईश्वर को कम पैसे में ये टी बिल मिलता है एंड मेच्योरिटी के टाइम पे इसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ऐसे में जो फेस वैल्यू एंड डिस्काउंटेड प्राइस का डिफरेंस होता है वो इन्वेस्टर के लिए क्या होता है? उसकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया की गवर्नमेंट है, वो सेल कर रही है 1 लाख रुपीज़ के टी बिल 91 डेज़ के लिए, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़ की फेस वैल्यू है, 91 डेज़ की मैच्योरिटी का पीरियड है एंड डिस्काउंटेड प्राइस है उसका 97,000, यानी कि इन्वेस्टर को 97,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे इस टी बिल को खरीदने के लिए, फिर इस टी बिल में इन्वेस्ट करने के लिए। अब अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको 97,000 पे करके आफ्टर 91 डेज पूरे 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे, यानी कि 3,000 एक्स्ट्रा। और जो ये एक्स्ट्रा 3,000 है वो ही उस इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है। इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 25,000 और
25,000 के मल्टीपल्स में लाइक 50,000 75,000। इन्वेस्टर होते हैं हमारे बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ये सब आरबीआई के थ्रू इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, पहले क्या होता था, देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको अभी भी बता रहे होंगे कि इंडिविजुअल इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल भी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर 2020 इंडिविजुअल को अलाउ कर दिया आरबीआई ने टी बिल में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, और इसके लिए एक पर्टिकुलर साइट है, वो साइट आपको खुद ढूंढनी है, अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगी, कमेंट में बता देना। नाउ कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल भी गवर्नमेंट इशू करती है, आरबीआई के थ्रू करते हैं। देखो गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटी है वो उसका सेंट्रल बैंक इशू करेगा, लाइक इंडिया की अगर गवर्नमेंट इशू करे तो सेंट्रल बैंक आरबीआई के थ्रू इशू करेगी। तो आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे कैश मैनेजमेंट बिल को, ताकि गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म जो कैश शॉर्टेज है उसको पूरा कर सके। देखो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दिया था टैक्स कलेक्शन का, फिर से वही दे रही हूँ। गवर्नमेंट का रिवेन्यू आता है टैक्स से, ठीक है। अब टैक्स कलेक्शन में 2-3 मंथ की देरी हो गई, लेकिन गवर्नमेंट को खर्चे तो करने पड़ेंगे ना, गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉइज़ की सैलरी भी पे करनी है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी करना है, तो गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए। और कितने पीरियड के लिए चाहिए? सिर्फ 2-3 मंथ के लिए चाहिए। तो इस जो टेम्पररी शॉर्टेज है पैसे की, इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट बिल इशू कर देती है, जिनकी मैच्योरिटी का पीरियड 91 डेज से भी कम का रहता है, और पैसे रेज कर लेती है। ये रिस्क फ्री होता है बिकॉज गवर्नमेंट इशू कर रही है, इनके ऊपर भी कोई इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती है। सेम टी बिल वाला मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है। एग्जाम्पल पे ही आते हैं सीधा, टाइम वेस्ट ना करते हुए। लाइक गवर्नमेंट है, वो 10 लाख रुपीज़ के कैश मैनेजमेंट बिल इशू कर रही है 30 डेज़ के लिए, ठीक है। तो 30 डेज़ के लिए 10 लाख रुपीज़ के कैश मैनेजमेंट बिल इशू कर रही है। 10 लाख रुपीज़ की फेस वैल्यू है, 30 डेज़ मैच्योरिटी है, 9,08,000 डिस्काउंटेड प्राइस है। तो अगर कोई इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना है तो उसे 9,08,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, एंड आफ्टर 30 डेज़ ही विल गेट 10 लाख रुपीज़। जो ये इन्वेस्टर को ये 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये उस इन्वेस्टर के लिए रिटर्न होता है। जो बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट हैं, इंडिविजुअल हैं, सब लोग इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड मिनिमम 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट इनमें होती है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो बैंक्स होते हैं वो पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में क्या होता है, ये जनरल डिपॉजिट से डिफरेंट होते हैं। इनमें भी हमें पैसा जमा कराना होता है, बट मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको हम वैसे ही समझते हैं, लाइक किसी बैंक को बहुत छोटे पीरियड के लिए पैसा चाहिए, 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, कितने भी टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए, अप टू 1 ईयर। तो वो बैंक क्या करेगा, वो बैंक पब्लिक से डिपॉजिट्स की मांग करेगा कि हमें डिपॉजिट कराओ पैसे। उन डिपॉजिट के लिए बैंक उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेगा। अब इनका कुछ स्पेशल फीचर होते हैं। सबसे पहला कि इनके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, एंड ऑल्सो जो ये इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे, जो इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर होगा वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इनकी में क्या होता है कि यहाँ पे जो पैसा होता है इन्वेस्टर का वो लॉक हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जो भी उस डिपॉजिट का टाइम पीरियड है उसके लिए वो पैसा लॉक हो जाता है, यानी कि हम उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं बीच में, हम नहीं मांग सकते बैंक से वो पैसे लॉक हो गए हैं। प्लस में जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो भी आपको बीच बीच में नहीं मिलेगा, वो भी आपको इकट्ठा ही मिलेगा पूरे आपके टोटल अमाउंट के साथ। तो ये हमारे होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जहाँ पे आपको पैसा डिपॉजिट कराना होता है बैंक में, बैंक आपको एक सर्टिफिकेट इशू करता है, एंड उसके बाद आपका पैसा लॉक हो जाता है, आपको मैच्योरिटी के बाद टोटल अमाउंट विद फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। मैच्योरिटी पीरियड होता है सीडी का 7 डेज टू 1 ईयर, यानी कि बैंक मिनिमम 7 डेज के लिए एंड मैक्सिमम 1 ईयर के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। ये रिस्क फ्री होते हैं बिकॉज बैंक्स इनको इशू कर रहे हैं, प्लस में बैंक जो हमसे डिपॉजिट ले रहे हैं उसको इंश्योर कराते हैं, उसको इंश्योरेंस कराते हैं। इंटरेस्ट यहाँ पे फिक्स हमें मिलता है, पहले ही बता चुकी हूँ। फेस वैल्यू के ऊपर हमें मिलता है, लाइक 5 लाख रुपीज़ का सीडी है तो 5 लाख रुपीज़ के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट हमें मिलेगी, और मैच्योरिटी के ऊपर मिलेगा कोई पीरियोडिकल, लाइक 1 मंथ में, 3 मंथ में, ऐसे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मिनिमम अमाउंट होती है 5 लाख रुपीज़। इन्वेस्टर जो होते हैं वो हमारे बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि जिसके पास खूब सारा पैसा हो, एंड कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक है, वो 10 लाख रुपीज़ के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर रहा है 7% इंटरेस्ट, यानी कि फिक्स इंटरेस्ट पे।
फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। तो अगर किसी को इनमें इन्वेस्ट करना है तो उसे 10 लाख रुपीज़ HDFC में डिपॉजिट कराने हैं, उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आफ्टर 1 ईयर उसे 10,07,000 रुपीज़ टोटल मिलेंगे। बीच बीच में कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होगी एंड ना ही वो बीच में अपने पैसे वापस मांग सकता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इन्हें कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी हाई क्रेडिट रेटिंग वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इश्यू करते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन जिनकी क्रेडिट रेटिंग A2 से कम है, A2 रेटिंग होती है, RBI देता है, A2 से कम है, वो कमर्शियल पेपर इशू नहीं कर सकता है। इन कमर्शियल पेपर्स के पीछे का पर्पस होता है कि जो ये कंपनीज वगैरह हैं ये अपनी शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। इनकी मैच्योरिटी का पीरियड 7 डेज टू 1 ईयर होता है, यानी कि मिनिमम 7 डेज के लिए कमर्शियल पेपर इशू किए जा सकते हैं या फिर मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। इनमें रिस्क बहुत कम होता है बिकॉज जो कंपनीज या फिर जो इंस्टीट्यूशन की क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई है, जो RBI के स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, ओनली वही अलाउ होते हैं कमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए। इन पे हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वही T बिल और कैश मैनेजमेंट बिल वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है। एग्जांपल से ही समझ लेते हैं सीधा, टाइम वेस्ट ना करते हुए। टाटा मोटर है, टाटा मोटर की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो वो इशू कर सकती है कमर्शियल पेपर को। तो टाटा मोटर जो है वो 50 लाख रुपीज़ फेस वैल्यू वाले कमर्शियल पेपर इशू कर रही है एंड जो मैच्योरिटी का पीरियड है वो है 180 डेज और डिस्काउंटेड प्राइस है 48 लाख। तो अगर किसी इन्वेस्टर को इनमें इन्वेस्ट करना तो उसे 48 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे एंड आफ्टर 180 डेज ही विल गेट 50 लाख। जो 2 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा है ये उस इन्वेस्टर के लिए उसका रिटर्न है। मिनिमम 5 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी होती है। कोई भी बैंक, म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनके पास बहुत सारा पैसा है, कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल, देखो बिल क्या होता है? जो हम लोग किसी शॉप से कुछ सामान खरीदते तो हमें बिल मिलता है ना, तो इसी तरह से होता है कुछ ये बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिनको ट्रेड ट्रांजैक्शंस में यूज किया जाता है बिजनेसेस के द्वारा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो, लाइक एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, कपड़ा बनाने वाला, वो किसी रिटेलर को अपना सामान बेचता है। ठीक है, अब रिटेलर बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं बाद में दूंगा। तो ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर सोचता है अगर मेरे को इन बिटवीन पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई तो मैं क्या करूंगा। तो ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इस रिटेलर से एक डॉक्यूमेंट साइन करा लेगा कि इस डॉक्यूमेंट पे आप साइन कर दो। और इस डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि जो ये रिटेलर है ये इस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर को प्रॉमिस कर रहा है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, जो पीरियड होता है वो 30 डेज टू 90 डेज के बीच का होता है, लाइक आफ्टर 60 डेज मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। पैसे इसमें फिक्स होते हैं, लिखा होता है, लाइक हम लोग ले सकते हैं 5 लाख रुपीज़, तो 5 लाख रुपीज़ मैं आपको लौटा दूंगा 60 डेज के बाद। तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट वो साइन करा लेता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है हमारा बिल रिसीवेबल। ये होता है हमारा बिल रिसीवेबल या फिर एक कमर्शियल बिल हम इसको बोल सकते हैं। तो इस कमर्शियल बिल को जो ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है, अगर इसको बीच में कभी पैसे चाहिए तो ये बैंक में डिपॉजिट करा सकता है। जैसे हम चेक को डिपॉजिट करा के पैसे ले सकते हैं, ऐसे ही ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर इस बिल को बैंक में डिपॉजिट करा के पैसे ले सकता है। बट यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर को पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे उसको एक डिस्काउंटेड अमाउंट मिलेगी। लाइक 5 लाख रुपीज़ का बिल था तो 5 लाख रुपीज़ के उसको मान लीजिए 4,90,000 मिल सकते हैं। जो भी बैंक की पॉलिसी, जितना भी बैंक दे रहा है 4,90,000 उसको मिल सकता है, तो 4,90,000 इन कैश उसको मिल जाएगा। एंड आफ्टर 60 डेज बैंक जो ये रिटेलर है उससे अपने 5 लाख रुपीज़ रिकवर कर लेगा। तो यहाँ पे बैंक को 10,000 की कमाई हो जाएगी एंड जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है उसको इमिडिएटली पैसे चाहिए हैं तो वो जाके बैंक से पैसे ले लेगा। इनका पर्पस होता है कि जो बैंक्स वगैरह हैं वो क्विकली फंड्स रेज कर सके अपने रिसीवेबल्स को सेल करके। इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं होती है। इंटरेस्ट कहाँ से आएगा भाई, किसी का उधार है उसी को चुकता कर रहे हैं। मैच्योरिटी का पीरियड होता है 30 टू 90 डेज, यानी कि मिनिमम 1 मंथ एंड मैक्सिमम 3 मंथ। रिस्क जो होता है वो बायर की क्रेडिट वर्थिनेस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो इसको ऊपर साइन करा है, जो हमारा रिटेलर था
जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पैसा देने की, उसकी क्रेडिट वर्थिनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बैंकरप्ट हो जाए तो नहीं मिलेगा पैसा, या फिर वो डिफ़ॉल्टर हो, धोखेबाज हो, तो भी पैसा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। नो कॉल मनी, देखो कॉल मनी नाम से समझ में आ रहा है, कॉल के थ्रू मनी, ठीक है। जो हमारे बैंक्स होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ही कॉल मनी के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं, कॉल मनी के थ्रू लोन ले सकते हैं। हम इंडिविजुअल कंपनीज इसका पार्ट नहीं होते, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, यहाँ पे जो पैसा होता है वो एक दिन के लिए ही मिलता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लाइक एक HDFC बैंक है, HDFC बैंक को एक दिन के लिए 50 करोड़ रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो SBI से 50 करोड़ रुपीज़ मांगता है एक दिन के लिए। अब SBI जो है वो ऐसे तो 50 करोड़ नहीं दे देगा ना, वो उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलेंगे कॉल रेट। लाइक यहाँ पे हमने कॉल रेट डिसाइड किया 5%, तो 5% पे SBI देता है HDFC को पूरे 50 करोड़। कितने टाइम के लिए? एक दिन के लिए। कॉल मनी हमेशा एक दिन के लिए होता है। इस प्रोसेस के थ्रू जो है HDFC SBI से 50 करोड़ रुपीज़ रेज कर लेगा, एंड आफ्टर 1 डे वो HDFC जो है वो SBI को 50 करोड़ प्लस में 5% इंटरेस्ट पे कर देगा। इसके थ्रू क्या होता है, जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो अपनी जो लिक्विडिटी जो है, डेली लिक्विडिटी जो है उसको मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आया होगा कि किसे कॉल मनी क्यों कहते हैं। देखो पहले मैं सोचती थी कि कॉल मनी का मतलब होता है कि एक बैंक का जो मैनेजर है वो दूसरे बैंक के मैनेजर को कॉल करता है कि हमें पैसे चाहिए, और फिर पैसे मिलते हैं, तो हम इसे कॉल मनी बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है। इसे कॉल मनी हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो लेंडर है, हमारी सिचुएशन में लेंडर कौन है? SBI HDFC को लोन दे रहा है ना। एग्जाम्पल में उल्टा है, वैसे इसको मत देखना। SBI जो है वो HDFC को लोन दे रहा है ना, तो यहाँ पे SBI के पास ये राइट है कि 1 डे के पीरियड के अंदर अगर इन बिटवीन उसको पैसे चाहिए हैं तो भी वो HDFC से एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर पैसे वापस ले सकता है। तो इस राइट को हम यहाँ पे कॉल बोलते हैं, इसीलिए हम इसे कॉल मनी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंडर के पास राइट है कि वो जब चाहे अपने पैसे वापस मांग ले। ये तो मैं आपको बता ही चुकी कि इंटरेस्ट रेट को कॉल रेट बोलते हैं। यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड ओनली 1 डे का होता है। 1 डे से अब अगर एक्सटेंड करा जाए, वैसे एक्सटेंड करा सकता है HDFC बैंक, अगर और भी ज़्यादा टाइम के लिए उस पैसे की रिक्वायरमेंट है वो SBI से रिक्वेस्ट करके एक्सटेंड करा सकता है। बट अगर ज़्यादा पीरियड के लिए होता है तो हम उसे नोटिस मनी बोलते हैं। लो रिस्क बहुत यहाँ पे कम होता है, बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में लैंडिंग एंड बोरोइंग कर रहे हैं, एंड बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ऐसा हो रहा है, तो एक दिन के अंदर तो कोई बैंक बैंकरप्ट होने नहीं वाला होता है। इन्वेस्टर होते हैं इसमें बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हम इंडिविजुअल हैं, कंपनीज हैं, उनका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेपो रीपरचेज एग्रीमेंट। देखो रीपरचेज एग्रीमेंट नाम से समझ में आ रहा है जहाँ पे किसी चीज़ की रीपरचेज का एग्रीमेंट करके पैसे रेज किए जाए। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं। लाइक एक बैंक है ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक को अपने 100 करोड़ रुपये चाहिए, ठीक है। 100 करोड़ रुपये चाहिए ओनली 7 डेज के लिए। तो ICICI बैंक क्या कर सकता है? ICICI बैंक किसी दूसरे बैंक के पास जा सकता है, लाइक एक्सिस बैंक, और उसको बोल सकता है कि मेरे पास ना 100 करोड़ रुपीज़ की मेरे को रिक्वायरमेंट है, और तुम ना मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले लो, ठीक है। इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को तुम ले लो और मुझे अभी 100 करोड़ रुपीज़ दे दो, एंड मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, आफ्टर 7 डेज, मैं इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को तुमसे वापस खरीद लूँगा एक हाई प्राइस के ऊपर, यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा दे के तुमसे इन सिक्योरिटीज़ को वापस खरीद लूँगा। तो ऐसे में एक्सिस बैंक के पास ये सिक्योरिटी है कि व्हाट इफ़ अगर ICICI बैंक उसको पैसे ना दे तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करके अपना पैसा निकाल सकता है। एंड यहाँ पे बिकॉज एक सिक्योर मैकेनिज्म के थ्रू पैसा रेज हो रहा है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो थोड़ी सी कम होती है, ओके। तो ये एक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं बैंक्स कई बार अपनी शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जिसमें वो दूसरे बैंक को प्रॉमिस करते हैं कि अब तुम हमारी सिक्योरिटीज़ बाय कर लो, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम इनको रीबाय कर लेंगे। इनकी मैच्योरिटी का पीरियड 1 डे टू फ्यू वीक्स होता है। 1 डे एक दिन, और फ्यू वीक्स मैक्सिमम वैसे 14 डेज तक का ही रहता है। लो रिस्क होता है बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ पे
एज अ कोलैटरल रखी जा रही हैं। इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं, जो इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा इनको, ICICI बैंक को, एक्सिस बैंक को, उसे हम इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं ओनली बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। RBI भी रेपो एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करता है। जो हमारी रेपो रेट होती है, जिसको हम पढ़ते भी हैं कि कमर्शियल बैंक RBI से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन लेते हैं, तो RBI उनसे रेपो रेट चार्ज करता है। तो RBI भी रेपो एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड क्या होते हैं? मनी मार्केट फंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना पैसा शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड में आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना पैसा पूल करते हैं एंड उस पैसे को एक फंड मैनेजर मैनेज करता है एंड डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देता है एंड जो रिटर्न होता है वो इन सारे इन्वेस्टर में डिवाइड हो जाता है। तो जब हम मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो क्या होएगा, इन्वेस्टर अपना पैसा पूल करेंगे और जो फंड मैनेजर है वो इस पैसे को मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देगा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट उसके थ्रू खरीद लेगा एंड उसके थ्रू जो रिटर्न जनरेट होगा वो इन सारे इन्वेस्टर्स में डिवाइड कर देगा। इनका पर्पस होता है इन्वेस्टर को एक सेफ एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करना, जिसमें जो रिटर्न है वो एक तो सेफ रहे, प्लस में जो ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट होते हैं उनसे ज़्यादा रहे। मैच्योरिटी का पीरियड अप टू 1 ईयर होता है। लो रिस्क होता है बिकॉज बहुत हाई क्वालिटी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होती है एंड ऑल्सो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और डेट मतलब कि लोन। अब अगर कोई हमसे लोन ले रहा है तो उससे पैसे पे करने ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो ऐसे में रिस्क कम हो जाता है एंड ऑल्सो जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इशू करने के लिए जो इशूअर्स हैं उनको कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं RBI की, उसके बाद ही वो इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये रिस्क फ्री होते हैं। तो बहुत कम रिस्क होता है इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड का पैसा बहुत कम रिस्क की सिक्योरिटीज़ में जाता है। रिटर्न्स जो हैं वो वैसे तो बहुत कम ही रहते हैं, बट आपकी सेविंग अकाउंट वगैरह से ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, वो 1 लाख रुपीज़ HDFC मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद जो फंड मैनेजर है वो इस पैसे को T बिल्स, कमर्शियल पेपर वगैरह में इन्वेस्ट करेगा और इस इन्वेस्टर को 5 to 6% लाइक एनुअल रिटर्न मिल सकता है एंड इन्वेस्टर के पास राइट होता है इनमें कि वो जब चाहे अपना पैसा वापस निकाल ले। So thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. In the next video, we will be discussing the topic what you want.